आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे राशि के बारे में। देखिए, ज्योतिष में राशि का प्रस्तुतिकरण जो किया गया है, इसमें 12 राशियां बताई गई हैं और 12 राशियां ये जो हैं ये क्रम वाइज है। आपको जो है ये सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि आगे चल करके जब आप भाव में आओगे ना, जब होरोस्कोप बनाओगे तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ आएगा ना, वो राशि का नंबर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने भाव बताया था ना, तो भाव में मैंने बताया था पहला हाउस, दूसरा हाउस, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। आपको ये समझ के रखना है कि अब आगे से जब भी कुंडली आप बनाओगे, उसमें जो नंबर लिखा हुआ आएगा ना, जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है कि वो मीन राशि है। कहने का मतलब है जो आगे से अंक लिखा हुआ आपको आएगा कुंडली में, वो राशि शो करेगा कि ये राशि मतलब इस घर को ये राशि रिप्रेजेंट करती है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो राशि का नाम जो है उसको आप क्रम वाइज में याद करोगे, ऊपर नीचे नहीं याद करना है। ठीक है। 12 राशियां बताई गई हैं। 12 राशियां में जो है मेष, मैं इसका नाम बताता हूँ हिंदी में क्या कहते हैं। पहली राशि है मेष, दूसरी है वृषभ, तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह, फिर छठवीं है कन्या। ऐसे आपको याद करना है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। सातवीं राशि है तुला, आठवीं है वृश्चिक, नौवीं है धनु राशि और 10वीं है मकर। 11वीं राशि को कुंभ कहते हैं और 12वीं राशि को मीन राशि कहते हैं। इन्हीं पहले राशि को हम मेष बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में एरीज बोलेंगे। दूसरे को टॉरस, तीसरे को जेमिनी, चौथे को कैंसर, पांचवें को लियो, छठवें को वर्गो, सातवें को लिब्रा, आठवीं को स्कॉर्पियो, 10वीं को कैप्रिकॉर्न, 11th को एक्वेरियस और 12वीं को मीन राशि मतलब फिशेस। ऐसे बोलेंगे। तो इंग्लिश का आप याद कर लीजिए या हिंदी का याद कर लीजिए, आपकी जो मर्जी है वो याद कर लीजिए। बस केवल आपको करना क्या है कि आपको सीक्वेंस में याद करना है, एक लाइन में याद करना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बोल दिया एक्वेरियस है, उसके बाद में बोल दिया एरीज है, उसके बाद में बोल दिया लियो है, फिर बोल दिया टॉरस है। ऐसा नहीं करना आपको, आपको सीक्वेंस में बोलना है। मेष वृष, पहली राशि मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क, उसके बाद में सिंह राशि, फिर कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, उसके बाद में धनु राशि, उसके बाद में जो है मकर राशि, फिर कुंभ राशि और फिर मीन राशि। इस तरह से आपको याद कर रहा है। आप चाहो तो किताब में इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम लिखा हुआ है, दोनों को आप याद कर सकते हो। अभी क्या है कि इसके आगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। जो पहले नंबर की राशि है मेष राशि है, जो एरीज कहते हैं, इसकी लॉर्डशिप मंगल को मिली हुई है, मार्स को मिली हुई है। मतलब इसका जो मालिक है ना, ऐसा आप मान के चलिए, मालिक जो है वो मंगल है इसका। 1 नंबर और 8 नंबर की जो राशि है, जो वृश्चिक राशि है, उसका भी लॉर्डशिप मंगल को मिला हुआ है। तो 1 और 8 ये दोनों का लॉर्डशिप जो है मार्स को मिला हुआ है, मंगल को मिला हुआ है। आप देख रहे हैं सामने आपके है लिखा हुआ चार्ट में, तो आप इसको समझ लीजिए। ऐसे ही 2 नंबर और 7 नंबर की जो राशि है, यानी वृषभ राशि है और तुला राशि है, टॉरस और लिब्रा, इसकी लॉर्डशिप जो है वीनस को मिला हुआ है, शुक्र देव को मिला हुआ है। तीसरी राशि जो है और छठवीं राशि जो है, यानी जेमिनी और वर्गो, हिंदी में कहेंगे तो मिथुन राशि और कन्या राशि, इस दोनों की लॉर्डशिप जो है बुध को मिला हुआ है, मरकरी को मिला हुआ है। तो 3 और 6 जो है ये मरकरी को मिल गया। अभी चौथी राशि जो है कर्क राशि,
इसकी लॉर्डशिप जो है चंद्रमा को मिला हुआ है। 5वीं जो सिंह राशि है, इसकी लॉर्डशिप जो है सूर्य को मिला हुआ है। और 9वीं राशि जो है और 12वीं राशि जो है, यानी धनु राशि और मीन राशि, इसकी लॉर्डशिप जो है वो गुरु को मिला हुआ है, जुपिटर को, बृहस्पति को। और 10 और 11 यानी मकर और कुंभ, इस दोनों की अगर लॉर्डशिप देखी जाए तो वो शनिदेव को मिला हुआ है, सैटर्न को मिला हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज स्पष्ट आ जानी चाहिए कि राशि 12 है और प्लेनेट 9 है, तो सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का लॉर्डशिप मिला हुआ है, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं उनको दो दो राशियों का लॉर्डशिप मिला हुआ है। ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब जब आप याद करोगे तो नाम से भी याद कर सकते हो और इसको नंबर से भी याद कर सकते हो। जैसे आपको याद करना है तो फर्स्ट और 8, पहला और 8वें, ये मंगल की राशि है। अब आपको ऐसे ही याद करना है कि 2 और 7 ये वीनस की राशि है, शुक्रदेव की राशि है। 3 और 6 ये मरकरी की राशि है। मतलब लॉर्डशिप मिला हुआ है इनको। राशि का नाम अलग याद करना है और उसकी लॉर्डशिप को अलग याद करना है। होगा क्या, आगे चल के जब आप चार्ट देखोगे, चार्ट में जैसे मान लीजिए कहीं किसी भी 12 घर में अगर मान लीजिए 8 नंबर कहीं लिखा हुआ आ गया किसी भी घर में, 7th हाउस चलो पकड़ लेते हैं, 7th हाउस में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 7वें घर का जो जो 7वें घर में जो राशि दी गई है वो वृश्चिक राशि दी गई है। अर्थात 7वें घर का जो लॉर्डशिप मिली हुई है वो मार्स को मिली हुई है। तो आगे चल के प्रोडक्शन आपको इसी में करना है। और जब राशि आप भाव में बिठा दोगे और राशि आपके समझ में आएगी, उधर भाव का मैंने बता रखा है कि कौन से भाव से क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7th हाउस में क्या देखते हैं, लीगल पार्टनरशिप, सहयोगी देखते हैं, बिजनेस भी देखते हैं और जो है कुछ बॉडी के पार्ट भी देखते हैं। अब मान लीजिए 7th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ आ गया जब आप कुंडली बनाओगे, इसका मतलब है कि 7वें घर का जो राशि शो हो रही है वो वृश्चिक राशि शो हो रही है। तो वृश्चिक राशि शो हो रही है तो उसका मालिक कौन है, लॉर्डशिप किसको मिली हुई है, मंगल को मिली हुई है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो 7th हाउस है वो मंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल मतलब व्यक्ति जो होगा, जो जातक होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है, वो मंगल की तरह 7वें घर को बिहेव करेगा, यानी योद्धा की तरह। अब ऐसे लोगों जो होते हैं उनके सहयोगी उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लीगल पार्टनर को दबा के रखते हैं। और अगर कहीं मंगल बैठ भी गया अपने घर में, यानी 7वें घर में ही बैठ गया, तो फिर क्या पूछना। फिर तो ये समझ लीजिए कि वो अपने पार्टनर के लिए एकदम बिल्कुल दबंग टाइप के रहेंगे। उनके पार्टनर को हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगर नहीं दब रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा। कहने का मतलब है कि 7 नंबर जो 7वां घर है उसमें 8वीं राशि बैठ जाए, सो हो जाए, और मंगल भी वहीं पे सो हो जाए, फिर जो है पार्टनर को हमेशा दब के रहना पड़ेगा। ऐसे लोग अपने पार्टनर से दबते नहीं हैं। इस तरह से आपको आगे चल के प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सीक्वेंस में राशि याद करनी है और राशि का जो लॉर्डशिप मिला हुआ है उसको भी सीक्वेंस में याद करना है। इतना चीज आप कर लीजिए, ठीक है। ये जब आप कर लोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा प्रोटेक्शन करना। आपको एक चीज और बताता हूं, आपको एक बात और बताता हूं, बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो केवल इतना ही जानते हैं, इतने पे ही वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट में ज्योतिष कर रहे हैं। उनको बस केवल राशि से वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आज क्या राशि है और आज कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। कोई आएगा क्वेश्चन करेगा कि जी ये काम मेरा ऐसे हो रहा है, कब तक सही होगा, तो राशि के हिसाब से प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो आप अगर इतना चीज याद कर लोगे, राशि, प्लेनेट और भाव, तो आप 50% ज्योतिषी बन गए। अब आगे का जो मैं बताऊंगा ना वो एक दूसरे स्तर का बताऊंगा, जिसमें आपको कंजंक्शन, युति वगैरह बताऊंगा, प्रोडक्ट करने का तरीका बताऊंगा। तो आप फिलहाल इसको इतना याद कीजिए, राशि को सीक्वेंस में याद कीजिए और उसके बाद में उसकी लॉर्डशिप जिसको मिली हुई है उसको याद कीजिए। इतना चीज आप याद करके और मेरे को बताइए कि याद हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपने राशि याद कर लिया, आपको क्रम में राशि याद हो गई। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। चलो एक कुंडली लेते हैं सामने, हॉरोस्कोप एक लेते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्लेन हॉरोस्कोप आपको दिखाई दे रहा है। जो कुंडली है वो प्लेन दिखाई दे रही है।
मैंने आपको बताया हुआ है कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये आपको मालूम है। पहले घर से व्यक्तित्व देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, सोच, अप्रोच, फेस ब्यूटी, ये सब देखते हैं। ऐसे दूसरे से माड़ी देखते हैं और जो है फिक्स एसेट देखते हैं, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, जितनी भी अचल संपत्ति है वो देते हैं। चलो आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। ये ब्लैंक कुंडली है ना, ये प्लेन कुंडली है, इसमें हम कोई नंबर लिख देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना कि जो प्रथमा भाव है इसमें हम 12 नंबर लिख देते हैं। अभी आपको हमने बताया हुआ है कि कुंडली को हमेशा एंटी क्लॉक की तरह देखते हैं, यानी जब हम घड़ी देखते हैं चलती हुई तो दाहिने साइड में चलती है। अभी हम जब कुंडली देखते हैं ना तो उसको लेफ्ट साइड में देखते हैं, एंटी क्लॉक। तो अभी क्या करना है, 12 नंबर हमने प्रथम हाउस में लिख दिया। तो अभी हम जो दूसरा घर है कुंडली का, जो द्वितीय भाव है, उसमें कौन सा नंबर लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरे घर में 2 नंबर लिखेंगे, चौथे घर में 3 नंबर लिखेंगे, पाँचवें घर में 4 नंबर लिखेंगे, छठवें घर में 5 नंबर लिखेंगे। मतलब 12 के बाद कौन सी गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम घुमाते रहेंगे इसको। अभी आपके समझ में आ गया होगा, ये जो नंबर हमने लिखा है ना, ये राशि है। अभी आगे चल के आपको जितनी भी कुंडली बनी मिलेगी, उसमें जो नंबर लिखा रहेगा ना, वो राशि का नंबर है। चलो 12 नंबर लिख दिया हमने प्रथम भाव में। अभी आपको समझाने के लिए बताता हूँ। अभी आपके समझ में आ गया, पहला घर है, पहले घर में 12 लिखा हुआ है। पहले घर से हम क्या देखते हैं, आपको पता है, फेस देखते हैं, सोच, अप्रोच, लिंक, पर्सनालिटी, सब कुछ पहले घर से देखते हैं। उसमें 12 नंबर लिखा गया। 12 नंबर का मतलब है कि पहले भाव को मीन राशि रिप्रेजेंट कर रही है। 12वीं राशि कौन सी होती है, मीन राशि। 12वीं राशि का लॉर्ड कौन है, जुपिटर है, गुरु है। तो अब आपके समझ में इतना आ जाएगा, बगैर कुछ सोचे समझे सीधा दिमाग में आएगा कि जो पहला भाव है उससे आदमी की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सोच, अप्रोच, लिंक, फेस ब्यूटी देखते हैं। और पहले घर को मीन राशि रिप्रेजेंट कर रही है। मीन राशि का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, गुरु है। इसके मतलब बंदा दयालु है, समाज को लेके चलने वाला है, सौम्य है, ज्यादा चालाक नहीं है, दीन दुनिया को देखने वाला है, चोर नहीं है, ठग नहीं है। क्योंकि उसकी व्यक्तित्व ना वो सौम्य टाइप का है, शांत टाइप का है, गंभीर टाइप का है। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की मैंने आपको करैक्टर बताया हुआ है। तो गुरु का जो राशि है, जो 9 नंबर और 12 नंबर, धनु राशि और मीन राशि, इसकी लॉर्डशिप गुरु को मिली हुई है। गुरु पहले भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 नंबर की राशि आ गई। तो आपके समझ में आ जानी चाहिए कि ये आदमी जो है किस टाइप का आदमी है। आपको समझ में आ रहा है, पहले घर से हमने जो कुछ भी देखना है, फेस, सोच, अप्रोच, लिंक, पर्सनालिटी, सब कुछ देखना है। वहाँ पे मीन राशि आ गई, मीन राशि का मालिक जुपिटर है, गुरु है। तो आपके समझ में आ गया कि ये बंदा थोड़ा दयालु है, सौम्य है। मतलब आपके प्रति उसका जो व्यवहार रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, बहुत कड़वा आदमी नहीं है, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी है। ये चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आगे चल के आपको प्रोडक्शन बताएंगे, लेकिन ये जहाँ भी कुंडली आपको बनी मिले ना, वहाँ पे यही लिखा हुआ आएगा। अभी जैसे दूसरे घर में क्या आ जाएगा, दूसरे घर में आ जाएगा 1 नंबर। अब 1 नंबर ठीक है, 1 नंबर का मतलब है कि मेष राशि दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेष राशि का रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब आपके समझ में आ गया मेष राशि का मालिक कौन है, मंगल है। तो अब आपके समझ में आ गया कि मेष राशि जो है वो मंगल को जो है लॉर्ड से मिली हुई है। तो ऐसा बंदा जो है वो बोलने में थोड़ा कड़क होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं होगा बोलने में, क्योंकि दूसरा घर किसका होता है, वाणी का होता है, फिक्स असर का होता है, जमीन जायदाद का होता है, ये सब है ना। तो बोलने में अगर आप टेढ़ा बोलोगे तो वो भी टेढ़ा बोलेगा। जिस तरह से आप बात करोगे उसी तरह से आप वो भी बात करेगा। ऐसा नहीं है कि कोयल की तरह बोलेगा वो। और अगर कहीं दूसरे घर में ही मंगल विराजमान हो गया, मतलब मंगल भी वहीं बैठा हुआ है, फिर तो क्या पूछना, फिर तो बंदा वो कड़क आवाज में बोलेगा। प्यार वाली भाषा उसके पास नहीं रहेगी फिर। आगे चल के आपको बताएँगे कि पहले घर में, दूसरे घर में अगर मंगल बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक भी हो जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मंगल भी दूसरे घर में बैठ गया, तो 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल वहीं बैठ गया, यानी अपने घर का हो गया मंगल, सौ राशि का हो गया। तो अगर सौ राशि का है, यानी अपने लॉर्डशिप में, अपने घर में बैठ गया, ऐसे व्यक्ति जो है गाली गुप्ता पे भी उतर आएँगे। इनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड रहेगी। ये कभी मतलब बहुत टाइट आवाज़ में बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे ये।
ये मीठा नहीं बोल सकते। और क्या है कि दूसरा घरवाली का होता है, ऐसे लोग सिंगर भी नहीं बन पाएंगे। गाना गाने वाले तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि गाना गाने का काम जो है शुक्रदेव का है और दूसरा घरवाली का है। तो शुक्रदेव का जब संबंध दूसरे घर से बनेगा, तभी आदमी सिंगर बन पाएगा, गाना गा पाएगा। अब यहाँ बैठ गया मंगल, वो भी 1 नंबर राशि लेकर के, तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये आदमी कभी भी गाना नहीं गा पाएगा, सिंगर नहीं बन पाएगा ये। सब कुछ बन सकता है लेकिन सिंगर नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी-सी दूसरे टाइप की होगी। मीठी आवाज़ नहीं होगी इसकी, कोयल की तरह नहीं बोलेगा। सुरीली आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि मंगल वहाँ बैठ गया है। अब दूसरे घर में मंगल बैठ गया है, उसके आगे चल के और आपको प्रोडक्शन बताएँगे। दूसरा घर जो है वो कुलबे का होता है, तो घर में लड़ाई-झगड़ा करता रहेगा। मतलब जो इसका जो कुलबा है, जो खानदान है, वहाँ पे ये दबंग टाइप का रहेगा। अगर कोई कुछ कहता है तो तुरंत ये लड़ाई-झगड़ा, मरने-मारने पे उतारू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ दूसरा घर जो है रिप्रेज़ेंट उसको मंगल कर रहा है। आपके समझ में आ रहा है? मंगल अगर नहीं भी बैठा है दूसरे घर में तब भी कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे घर की जो राशि है वो 1 नंबर है, 1 नंबर मेष राशि है और मेष राशि को मार्स रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका लॉर्ड जो है मार्स है। तो मार्स को आपको बताया हुआ है कि योद्धा है, सेनापति है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कुलबे के प्रति ज़्यादा दयालु नहीं रहेंगे। मतलब उनकी पर्सनैलिटी ठीक-ठाक है, लेकिन अपने खानदान को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं रहेंगे। अगर कोई उनसे कड़वा बोलेगा तो वो भी कड़वा बोलेंगे। कोई उनको तेज़ आवाज़ में बात करेगा तो वो भी तेज़ आवाज़ में बात करेंगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तीसरा घर जो है वो वृषभ राशि हो गई, यानी शुक्रदेव उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। चौथा घर जो है वो मिथुन राशि हो गई, 3 नंबर लिखा हुआ है। तो चौथा घर जो है वो मरकरी बुध देव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके समझ में अगर आपने प्लैनेट का करैक्टर याद कर लिया और आपने राशि याद कर ली, राशि की लॉर्डशिप याद कर ली, तो आधा ज्योतिष तो आपको आ गई। आप आदमी के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को या जितने भी हाउस हैं सबका प्रोडक्शन बहुत आराम से कर सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे तो ठीक है। तो ये शुरुआत है प्रोडक्शन की। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मौजूदा टाइम में 50% एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे हैं जो केवल राशि, प्लैनेट और भाव देख लेते हैं बस। वो गोचर के हिसाब से प्रोडक्शन कर देते हैं। कोई आके उनसे सवाल करेगा कि जी, आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है तो ये कैसे ठीक होगा? तो वो आज का जो है गोचर लगा लेते हैं। आज की राशि कहाँ बैठी हुई है और आज के प्लैनेट क्या-क्या कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, उसी पे प्रेडिक्ट कर देते हैं। उसी पे भविष्यवाणी कर देते हैं और ठीक भी जाती है वो। तो कहने का मतलब है 50-60% एस्ट्रोलॉजर आप बन गए, अगर आप ये 3-4 चीज़ याद कर लेंगे। आगे चल के आपको कंजंक्शन, युति और कुंडली देखने का तरीका, प्रेडिक्ट करने का तरीका, भविष्यवाणी बताने का तरीका, सब कुछ आपको समझाऊँगा। फिलहाल आप इन राशि को और राशि के प्लैनेट को, जो लॉर्डशिप मिली हुई है, इनको खूब तसल्ली से याद कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना?